काले बाल वाली जेठानी की सफेद बाल वाली देवरानी। ये क्या कविता, तुम दिन भर अपने बालों को कभी लाल पीला तो कभी गुलाबी करती रहती हो। अरे लड़कियों के बाल काले लंबे और घने ही अच्छे लगते हैं। माँ, आप फालतू में ही इतनी चिंता कर रही हो। जिस तरीके से हम बालों को केमिकल के द्वारा लाल पीला नीला कर सकते हैं, वैसे ही हम बालों को काला भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे कुछ दिनों में लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो उस बीच अपने बालों के साथ कुछ कारनामे मत कर लियो। बस ये बताना था तुझे। तभी एक दिन कविता अपने बालों को सुंदर करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लगाकर सो जाती है, और जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके सारे बाल सफेद हो चुके हैं। माँ देखो ना, ये क्या हो गया, मेरे सारे बाल सफेद हो गए। हे राम, ये क्या कर लिया, सत्यानाश। 2 दिन बाद तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तूने अपने सारे बाल सफेद कर लिए। अब इसका कोई उपाय है कि नहीं? पता नहीं माँ, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनका इस्तेमाल करके देखती हूँ। अब कविता तरह तरह के केमिकल्स वाले शैम्पू, तेल, कंडीशनर, सीरम अपने बालों पर अप्लाई करती है, लेकिन उसके सफेद बालों पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी कविता ने अपने बालों पर इतने प्रोडक्ट्स लगा लिए थे कि अब उसके बालों पर कोई भी प्रोडक्ट असर ही नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तू एक काम कर, मार्केट से एक अच्छा स्मूथ विग लेकर आ जा और उसे ही पहन लेना, ताकि लड़के वालों को पता ना चले कि तेरे बाल सफेद हैं। अब कविता को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। नमस्कार मालती जी, ये देखिए, इनसे मिलिए। ये मेरी बड़े बेटे की बहू गिरिका है, और ये मेरा बड़ा बेटा चंदन है, और ये मेरा छोटा बेटा कुंदन, जिसके लिए हम लड़की देखने आए हैं। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? जरा हमें अपनी बेटी से भी मिलवाइए। अब मालती अपनी बेटी कविता को लेकर आती है। तभी कविता की नजर अपनी जेठानी के बालों पर जाती है, जिसके बाल बहुत ही सुंदर, काले, घने और लंबे होते हैं। और अपनी जेठानी के काले सुनहरे बाल देखकर कविता मन में कहती है, हाय राम, मेरी जेठानी के बाल तो बहुत काले और बहुत सुंदर है और कितने घने हैं। अगर इनको पता चला कि मेरे बाल सफेद है और मैं विग लगाती हूँ, तो मेरी तो ससुराल में बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है मालती जी, और खुशी की बात तो ये है कि आपकी बेटी के बाल इतने सुंदर और काले हैं, बिल्कुल अपनी जेठानी के बालों की तरह, काले, घने, लंबे, सुंदर बाल। ससुराल वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कविता ने बालों में विग पहना हुआ है, और उसके नकली बालों पर खुश होते हुए वो रिश्ते को पक्का करके वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद मालती अपनी बेटी कविता की शादी कुंदन से पूरे विधि विधान के साथ करवा देती है। अगले दिन सुबह कविता अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है, जहां कविता ने अपने नकली बालों के ऊपर का साड़ी का बहुत बड़ा घूंघट किया हुआ था। तभी वहां पर उसकी जेठानी आती है, जो अपने काले घने लंबे बालों को लहरा रही होती है, और अपनी देवरानी के सिर पर घूंघट देखकर कहती है, अरे ये क्या देवरानी जी, आपने इतना बड़ा घूंघट क्यों किया हुआ है? आप चिंता मत करिए, आपके ससुराल वाले पुराने ख्यालात के बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें आपके घूंघट करने और ना करने से कोई दिक्कत नहीं है। आप सर पर से पल्ला हटा लीजिए और बिल्कुल फ्री होकर अपने ससुराल में रहिए। तभी वहां पर देविका भी आ जाती है और अपनी बहू गिरिका की बातें सुनकर कहती है, हाँ बहू, गिरिका सही कह रही है। तुम्हें तुम्हारे ससुराल में किसी से भी पर्दा करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे तो इतने सुंदर प्यारे काले घने बाल हैं, और तुमने उनको अपने घूंघट से ढक रखा है। अरे हटा दो ये घूंघट और अपने सुंदर बालों के साथ बड़े कॉन्फिडेंट के साथ खाना बनाओ। तभी कविता सबसे झूठ कहते हुए कहती है, वो दरअसल माँ जी, हमारे यहाँ नई बहू सबसे घूंघट ही करती है, और मुझे घूंघट करना पसंद भी है, इसीलिए बस। अरे तो क्या हो गया बहू, वो तुम्हारे यहाँ होता है पर यहाँ नहीं होता। लेकिन चलो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो कुछ दिन तुम घूंघट कर लो, लेकिन उसके बाद तुम आराम से अपने ससुराल में रह सकती हो। अब घूंघट में ही कविता अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है, सबको खाना खिलाती है, और ऐसे ही कुछ दिन तक घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, मार्केट की सभी चीज वो घूंघट में ही कर रही थी। जब से शादी करके आई हूँ, इस नकली बाल को मैंने एक बार भी वॉश नहीं किया। एक काम करती हूँ, वॉशरूम में जाकर इस पर शैम्पू कर लेती हूँ। अब कविता अपने नकली बाल को निकालती है और अपने सफेद बालों के साथ वॉशरूम के अंदर आती है। मैं तो देवरानी जी को बताना ही भूल गई कि आज उनकी मुंह दिखाई है, और कुछ लोग उन्हें देखने आ रहे हैं। जाती हूँ उनके कमरे में, एक बार उन्हें कह देती हूँ। कविता अपने कमरे के बाथरूम में नकली बालों को हाथ में ले रखी है, और खुद के बाल सफेद हैं। अरे शैम्पू तो ड्रेसिंग टेबल पर ही भूल गई, लेकर आती हूँ। इधर कविता अपने सफेद बालों के साथ कमरे में आती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी अपने काले घने लंबे सुंदर बालों के साथ उसके कमरे में जाती है, और अपनी देवरानी के सफेद बाल देखकर गिरिका हैरान हो जाती है।
जेठानी जी आप यहाँ? जेठानी जी आप ये बात किसी से मत बताइएगा कि आपकी देवरानी के बाल सफेद हैं। कविता अपनी जेठानी से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तभी वहां पर उसकी सास देविका भी आ जाती है। अरे कविता, तुम्हारे बाल सफेद हैं, इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला। अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने बेटे की शादी तुमसे कभी नहीं करवाती। अरे तुमसे तो लाख गुना अच्छे बाल तुम्हारी जेठानी के हैं, सुंदर काले। माँ जी आप गलत समझ रही हैं, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, मेरी उम्र भी लड़कियों की तरह 22 साल ही है, लेकिन केमिकल्स लगाने की वजह से मेरे बाल हमेशा के लिए सफेद हो गए। अब चिल्लम चिल्ली इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कुंदन भी वहां पहुंच गया। हे भगवान, ये क्या, तुम लड़की नहीं बुढ़िया हो, और तुम्हारे बाल तो इतने सुंदर थे, ये सफेद बाल, इसका मतलब तुमने काली बाल लगाकर मुझसे शादी रचाई। झूठ बोला तुमने मुझसे, तुमसे तो लाख गुना अच्छे बाल गिरिका भाभी के हैं। अब हर किसी के मुंह से कविता अपनी जेठानी के बालों की तारीफ सुनकर इरिटेट हो चुकी थी। उसके अंदर जलन की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी कुछ देर बाद उसे देखने के लिए पड़ोस के लोग आते हैं, जहां वो कविता के सफेद बाल देखकर कहते हैं, एक बहू के बाल तो इतने सुंदर काले और दूसरी बहू के बाल इतने सफेद, पता नहीं क्या ही देखकर शादी करी देविका तुमने। अरे जिंदगी खराब कर दी बेचारे कुंदन की इस सफेद बाल वाली लड़की से शादी करके। अब सभी आस पड़ोस के लोग कविता के सफेद बाल देखकर उसकी बेइज्जती करके वहां से चले जाते हैं, और आए दिन अपनी जेठानी के काले बालों की तारीफ सुनकर कविता बहुत दुखी रहने लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ उसका पति कुंदन भी उससे मुंह फेरने लगा था। तभी एक दिन दोपहर में, बहुत इतराती है ना जेठानी अपने काले बालों पर, आज उनके काले बाल मैं काट के ही दम लूंगी। गिरका के काले बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। कविता जैसे ही कैंची से बालों को काटने जाती है कि तभी कमरे में देविका आती है। कविता कैंची को झट से पलंग के नीचे फेंक देती है। अरे माँ जी आप, मैं भी जेठानी जी को उठाने ही आई थी। कविता का प्लान फेल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी अपनी जेठानी का पीछा नहीं छोड़ती। अब एक दिन कविता नकली बाल लगाकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर, मुझे सफेद बाल करने वाले शैम्पू कंडीशनर चाहिए। मुझे देखना है कि ये सोसाइटी यंग फीमेल को सफेद बालों में एक्सेप्ट करती है या नहीं। बहुत अच्छा सोच है आपकी, रुकिए मैं अभी आपको लाकर देता हूँ। अब कविता वो शैम्पू कंडीशनर लेकर घर आती है, और एक दिन चुपचाप अपनी जेठानी के कमरे में से जाकर उसके शैम्पू के डिब्बे से शैम्पू फेंक कर वो सफेद बाल करने वाले शैम्पू को उनमें भर देती है। तभी अगले दिन सुबह जब गिरिका उन्हीं शैम्पू को इस्तेमाल करती है, और जब वो नहाकर बाहर आती है तो शीशे में अपने सफेद बाल को देखकर चिल्लाने लगती है, माँ जी चंदन कहाँ हो सब, देखो ना मेरे बाल पता नहीं कैसे सफेद हो गए। तभी वहां पर पूरा परिवार इकट्ठा होता है। अब आया मजा, बहुत इतराती थी ना अपने काले बालों पर, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बहू के बालों में। गिरिका तुम चिंता मत करो, हम अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे और तुम्हारे बाल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब गिरिका अपने काले बालों को खोकर बहुत दुखी रहने लगी थी। तभी एक दिन कविता अपने कमरे में फोन पर बातें करके ठाके मार मार कर हंसते हुए कह रही थी, देखा ये सारा कमाल तो अरविंद डॉक्टर का है जो खैरपुर की तरफ रहते हैं। मैंने उनसे ही ये सारे प्रोडक्ट लेकर अपनी जेठानी के बाल सफेद करे। दरवाजे पर खड़ी गिरिका अपनी देवरानी की सारी बातें सुन लेती है, और वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जाती है और सारी बात अपने पति से कहती है। जिसके बाद गिरिका अपने पति चंदन के साथ खेलपुर के उस अरविंद डॉक्टर के पास जाती है, और दोबारा से अरविंद से अपने बालों को ठीक करने का शैम्पू लेकर घर आती है। और अगले दिन सुबह जब कविता उस शैम्पू से नहाती है तो उसके बाल फिर से सुंदर काले घने और सुनहरे हो जाते हैं। अरे जेठानी जी आपके बाल काले कैसे हो गए? वैसे ही हो गए जैसे मैंने सफेद किए थे। क्यों, सुंदर लग रहे हैं ना मेरे काले बाल। तभी कविता हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे, मैंने तो खुद आपके शैम्पू के डिब्बे में बालों को सफेद करने वाला प्रोडक्ट डाला था, फिर आपके बाल काले कैसे हो गए? तभी वहां पर देविका, चंदन, कुंदन सभी लोग आ खड़े होते हैं। बस यही सच तो तुम्हारे मुंह से निकलवाना था कविता। माफ कर दीजिए मुझे जेठानी जी, सासू माँ, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मेरे अंदर की जलन की भावना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जिस वजह से मैं इस हद तक चली गई। कोई बात नहीं कविता, लेकिन आज से मैं तुम्हारे बालों की देखभाल करूंगी और एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवाऊंगी। अब गिरिका अपनी देवरानी के बालों को भी अच्छे से देखभाल करने लगती है। वो उसके बालों में तेल लगाती है, अच्छे डॉक्टर से दिखाकर अच्छे प्रोडक्ट्स उसको इस्तेमाल करने को कहती है, जिसके बाद से दोनों देवरानी जेठानी के काले सुंदर घने और सुनहरे बाल हो जाते हैं। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। हम अभी कुछ करते हैं,
तुम सब क्या देख रही हो? जल्दी से रस्सी लेकर आओ। मैंने देख लिया, अंदर कोई भी रस्सी नहीं है। अब क्या करें हम? मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती, मेरी मदद करो। हमारी ही गलती है, हमें इन पहाड़ों पर होली बनानी थी। अगर हम ऐसा ना करते तो आज संतोषी की जान खतरे में नहीं होती। ऐसा भी क्या कारण था जो इन सभी बहुओं को सिर्फ पहाड़ पर होली मनाना था, जिसके चलते संतोषी की जान खतरे में थी? क्या संतोषी बच पाएगी या ये होली उसकी आखिरी होली होगी? इसे जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी पहाड़ों में होने जा रही है। इतने सालों से हमारा सपना था कि हम पहाड़ों में जाकर बसे, और देखो अब हमारा सपना पूरा हो रहा है। और नहीं तो क्या, बचपन से जवानी आ गई, लेकिन कभी हम अपने गांव से बाहर ही नहीं निकल पाए। लेकिन अब देखो, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में हम हमेशा हमेशा के लिए पहाड़ों में चले जाएंगे। मैंने सुना है वहां से सूरज का नजारा बहुत सुंदर दिखता है। मैं तो काफी खुश हूँ। बस जल्दी जल्दी से ये हफ्ते गुजरे और हमारी शादी हो। सभी बहनों का रिश्ता कुछ समय पहले ही एक पहाड़ी इलाके में रहने वाले 10 बेटों से हुआ था। शुरू से ही ये सभी बहनें इसी छोटे से गांव में पली बड़ी थी। बचपन से ही इनका पहाड़ देखने का सपना था और अब जाकर जल्द ही इनका सपना पूरा होने वाला था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और इन सभी की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये सभी अपने पहाड़ी वाले ससुराल में आती हैं। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारी पहाड़ वाला ससुराल? हाँ अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन यहाँ कुछ कमी नहीं लग रही है। हमने तो सोचा था कि हमारा ससुराल पहाड़ पर बना होगा। ये भी तो घर पहाड़ पर ही बना है। पहाड़ काट के तो यहाँ ये सभी घर बनाए गए हैं। लेकिन हमें यहाँ ऐसे नहीं रहना था जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, कि पहाड़ की चोटियों पर घर होता है। हमें वैसे घरों में रहना था। क्या आपका वैसा घर नहीं है? है। हमारे दादा दादी पहाड़ की चोटी पर बने हुए घर में ही रहते थे। यहीं पास में ही वो पहाड़ है जहाँ हमारा घर है। चलिए ना, हम फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो ऐसे ही घरों में रहना है। वो घर पहाड़ों पर है, वहाँ रहना आसान नहीं है। यहाँ आसपास तुम्हें हर चीज की सहूलियत है, लेकिन वहाँ बहुत दिक्कत होगी। और तो और वहाँ पर जान का खतरा भी हो सकता है। प्लीज मना मत करिए। हमने तो इस रिश्ते के लिए भी इसीलिए हाँ किया था क्योंकि अब हमें पहाड़ों में ससुराल मिल रहा है, वरना हम अपना गांव छोड़कर इतनी दूर क्यों आते? प्लीज ना, हम सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लीज। अपनी पत्नियों के जिद करने पर उन सभी भाइयों को उनकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद अगले दिन ही वो सभी उन लोगों को लेकर एक ऊंचे पहाड़ी का सफर तय करके पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक छोटा सा सुंदर सा घर बना हुआ था। पहाड़ों की चोटी पर पहुंचकर वहां से पहाड़ों का सुंदर नजारा देख सभी बहुएं काफी खुश थीं। कितना सुंदर नजारा है, यहाँ से जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, हम तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। अपनी पत्नियों की खुशी देखकर उन सब के पति भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और ऐसे ही हफ्ता भर गुजर जाता है। उन सभी के पति को काम के चलते अब कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। वहीं होली का त्योहार भी अब बिल्कुल करीब आ चुका था। होली का त्योहार सर पर आ चुका है और हमने कुछ भी तैयारी नहीं की है। मैं तो सोच रही हूँ कि हम लोग नीचे जाकर सामान ले आएंगे, लेकिन इतनी लंबी चढ़ाई करना मेरे तो बस की बात नहीं है। और सामान कैसे लेकर आएंगे? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हें याद है जब हमें गांव में किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी और वो चीज हमें नहीं मिलती थी तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लिया करते थे ना। तो क्यों ना इस बार जुगाड़ी तरीके से होली बनाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बिना पैसों के हम जुगाड़ से काफी अच्छी होली बना सकते हैं और ये हमारी सबसे पहले पहाड़ी होली होगी। ये होली हमारी यादगार होली रहेगी। 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और अब होली में सिर्फ कुछ दिन रह गए थे, जिसके चलते कुछ बहुएं घर में रखे आटे की मदद से और आसपास के पेड़ों से तोड़े हुए फूलों के रस से गुलाल बना रही होती हैं। हमने तो काफी अच्छे तरीके से गुलाल बना लिया है, अब बस इन्हें सुखाने की देरी है। वैसे इतना गुलाल क्या हम सबके लिए काफी रहेगा? अगर होली के दिन हमारे पति आ गए तो वो भी तो होली खेलेंगे। आटा तो फिर भी है घर में, लेकिन फूल का क्या करें? आसपास जितने भी फूल हैं वो तो हमने सारे तोड़ लिए। मैं और मेघा जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे हैं। एक काम करते हैं, आसपास देख लेंगे, अगर फूल वगैरह और मिल जाएंगे तो हम ले आएंगे। कोमल मेघा पास के ही जंगल से खाना बनाने के लिए ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा कर लेती हैं। वहीं थोड़ी दूर पर उन्हें कई रंग बिरंगे फूल भी दिख जाते हैं, जिन्हें तोड़कर वो इकट्ठा करके वापस घर आ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें अंगूर का बगीचा दिखता है।
ये देखो अंगूर का बगीचा, हमें तो पता ही नहीं था कि पहाड़ पर अंगूर का बगीचा भी है। चलो ना यहाँ से कुछ अंगूर तोड़ लेते हैं, इन्हें खा लेंगे और बाकी बचे अंगूर को धूप में सुखाकर किशमिश बना लेंगे। इस बार हम जो गुजिया बनाएंगे ना उसमें ढेर सारी किशमिश डालेंगे। ये लो, हमारा एक और जुगाड़ हो गया। गुजिया बनाने के लिए घर में मैदा और चीनी तो थी, लेकिन उसमें डालने के लिए कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं था। अब तो हम जुगाड़ से ड्राई फ्रूट भी बना सकते हैं। जुगाड़ से गुलाल और ड्राई फ्रूट का इंतजाम कर वो सभी बहुएं काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब वो ढेर सारे अंगूर को धोकर सूखने रख देती हैं। और ऐसे ही 1-2 दिन और बीत जाते हैं। सेजल को अपने घर में कुछ पुरानी प्लास्टिक की बोतल दिखाई देती हैं, जिन्हें देख उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोतल के ढक्कन में सुराख करने लगती है। इस बोतल के ढक्कन में भी कर दिया छेद, अब बाकी के बचे इनमें भी छेद कर देती हूँ। सेजल, तुम क्या कर रही हो? इन बोतल के ढक्कन में छेद क्यों कर रही हो? ये तो हमने पानी भरने के लिए रखी थी ना। पानी भरकर रखने के लिए तो और बर्तन है। होली में अगर पिचकारी नहीं होगी तो एक दूसरे पर पानी कैसे डालेंगे, इसलिए मैंने इन बोतल के ढक्कन में छेद कर दिया। अब जब हम इसमें पानी भर के इससे दबाएंगे तो ढक्कन से बिल्कुल पिचकारी की धार की तरह पानी निकलेगा। ऐसा तो हम स्कूल जाते थे तब करते थे ना। तुमने तो मुझे बचपन की याद दिला दी। अब सुनीता भी सेजल की मदद करती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। सभी बहुएं घर का काम करने में लगी थी कि तभी वहां आंचल और महिमा हाथों में ढेर सारे भांग के पौधे लेकर आती हैं, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान थे। अरे आंचल, महिमा, तुम्हारे पास इतने सारे भांग के पत्ते कहाँ से आए? अरे वो कल बारिश हुई थी ना, तो आसपास की सारी लकड़ियां गीली थी, इसलिए हम सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल के काफी अंदर चले गए थे और वहीं हमें ये भांग के पौधे दिखाई दिए तो हमने तोड़ लिए। अब होली के अंदर भांग ना हो तो भला कैसी होली? और नहीं तो क्या, जैसे दाल के बिना चावल अधूरा है वैसे ही भांग के बिना होली। पूनम की ये बात सुनकर सभी बहुएं काफी हंसने लगती हैं। होली में 2 दिन रह गए थे, जिसके चलते अब सभी बहुएं होली की तैयारी में लग गई थी। कोई सूखे हुए गुलाल को इकट्ठा करके छान रही थी तो कोई गुजिया बनाने की तैयारी कर रही थी। वहीं कुछ बहुएं तो घर में रखे हुए कपड़ों को काट कर उन्हें अच्छे से सिलकर उनसे अपने होली के कपड़े बना लेती हैं। और अब ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज होली का त्योहार होता है। आखिरकार आ ही गया होली का त्योहार। पूनम, सबसे पहले तो मैं तुम्हें रंग लगाऊंगी। होली मुबारक हो। तुम्हें भी सेजल। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। इस बार की गुजिया का तो अलग ही स्वाद है। मुझ जैसी गुजिया तो कोई बना ही नहीं सकता। 2 ग्लास ठंडाई में मुझे तो तुम सब गोल गोल घूमती नजर आ रही हो। अरे संतोषी, तुम ऐसे नाच क्यों रही हो? रुक जाओ। अरे मैं तो रुकी हुई हूँ, बल्कि तुम नाच रही हो। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? मुझसे दूर। सभी बहुएं होली खेलने में मगन थीं, तो वहीं संतोषी और तान्या को भांग का बहुत बड़ा नशा हो गया था, जिसके चलते संतोषी नशे में आगे बढ़ती रहती है और एकदम से उसका पैर फिसलता है और वो पहाड़ी से लटक जाती है। सभी बहुएं संतोषी को ऊपर खींचने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन सभी नाकामयाब रहती हैं। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। प्लीज मुझे बचा लो। भगवान, अब क्या करें हम? अब तुम ही अपना चमत्कार दिखाओ, हमारी मदद कर। सभी बहुएं काफी ज्यादा परेशान होती हैं कि तभी अचानक वहां उन सब के पति आ जाते हैं। उन सब की ऐसी हालत देख वो जल्दी से भागे भागे उनके पास जाते हैं और अब सब मिलकर संतोषी को ऊपर खींचते हैं और आखिरकार संतोषी की जान बच जाती है। संतोषी, तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? इसलिए हमने तुम लोगों को मना किया था कि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम जानते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा परेशानी हो सकती है। अगर आज हम समय पर नहीं आए होते तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारी जान जा सकती थी। लेकिन तुम सबको तो बस पहाड़ों में रहना था, अब रह लिया और देख लिया नतीजा। हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। यहाँ पर सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो यहाँ से शुरू से रह रहे हो। हम जैसे लोग तो बस ऐसी जगह पर कुछ दिन ही रह सकते हैं। सभी बहू को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपना सारा सामान लेती हैं और अपने पतियों के साथ नीचे पहाड़ी से उतर आती हैं। नीचे बने अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं।